नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर तहलका मचा दिया है, जिसका असर तमाम देशों के शेयर बाजारों पर दिखने लगा है। ट्रंप के ऐलान के बाद टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप ने भारत पर 27% का टैरिफ लगाया है, चीन पर 34%, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पर 29 और 37% का टैरिफ लगाया है। भारत के लिए तो ये टैरिफ आपदा में अवसर साबित हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन उसके पहले बता देते हैं कि ट्रंप की ये मार पाकिस्तान और बांग्लादेश पर वज्रघात से कम नहीं है। आर्थिक संकट से जूझ रहे दोनों देशों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश दिवालिया हो सकते हैं। ट्रंप के पोस्टर के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका पर 58% टैरिफ लगाता है। इसके जवाब में अमेरिका ने 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश अमेरिकी सामानों पर 74% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका ने उस पर 37% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब इसका असर बांग्लादेश और पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में आप समझिए। दरअसल बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उसकी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, जो अमेरिका को करीब $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है। ट्रंप के 37% टैरिफ से बांग्लादेशी रेडीमेड इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। यह टैरिफ व्यापार घाटे को बढ़ाएगा, रोजगार और फॉरेन रिजर्व को भी कम करेगा। और ठीक ऐसा ही हाल पाकिस्तान के साथ भी होने जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका को बड़ा एक्सपोर्ट करती है, जो पहले से ही ग्लोबल कंपटीशन से जूझ रही है। डोमेस्टिक क्राइसिस से खस्ताहाल हो चुकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री और बुरे हाल में और ज्यादा जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। और बांग्लादेश की तरह आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का भी ये टैरिफ व्यापार घाटा बढ़ाएगा, रोजगार और फॉरेन रिजर्व को भी कम करेगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वो कैसे, यह भी समझ लीजिए। दरअसल चीन पर लगे अतिरिक्त टैरिफ भारत से 7% ज्यादा है। ऐसे में भारत की अपेक्षा चीन से अमेरिका में इंपोर्ट महंगा होगा और इसे भारत आपदा में मिले अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। भारत अपने मार्केट को खुला रखकर, नियमों को आसान बनाकर एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और भारत की स्थिति अच्छी होगी। सितंबर तक यूएस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अब आपको एक बात और बताते हैं। ट्रंप ने अपने टैरिफ ऐलान में कुछ चीजों को बाहर रखा है, यानी इन पर टैरिफ नहीं लगेगी, जिसमें क्या क्या है। फार्मास्यूटिकल्स हैं, तांबा है, सेमीकंडक्टर, लकड़ी के सामान, ऊर्जा उत्पाद, महत्वपूर्ण खनिज। और इसमें फार्मास्यूटिकल्स को राहत देने का मतलब है कि भारत को बड़ी राहत, क्योंकि भारत करीब करीब $12 बिलियन से भी ज्यादा की दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप ने कई और उत्पादों को टैरिफ से छूट दी है और यह छूट मुख्य रूप से आम जरूरत की चीजों और रणनीतिक उद्योगों पर केंद्रित है। इस छूट से भारत को फायदा होगा, विशेषकर फार्मा उद्योग को टैरिफ की जद से बाहर रखना भारत के लिए एक बड़ी राहत है। और थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाकर भारत इस टैरिफ का फायदा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कर सकता है। ऐसे में जो सवाल सामने आते हैं वो आपके सामने रखते हैं पूछता है इंडिया। सवाल दुनिया में ट्रंप का टैरिफ अटैक, क्या भारत के लिए यहां अवसर अनेक है? सवाल यह कि टैरिफ की मार पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे बेहाल। पहले से ही संकट तमाम है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। अब यूनुस शहबाज क्या करेंगे? इन्हीं सवालों के साथ डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शरद कोहली हैं, अर्थशास्त्री, स्टूडियो में हमारे साथ। दीपक वोहरा साहब हैं, पूर्व राजनयिक। डॉक्टर धीरज कौल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ कुमारदीप बनर्जी, आईटीआई के डायरेक्टर भी। सबसे पहला सवाल यही डॉक्टर शरद कोहली साहब आपसे ही,
ये कल भी हमने चर्चा की थी, तो कल हम इंतजार कर रहे थे कि क्या लगने वाला है। अब तस्वीर साफ हो गई है। फार्मास्यूटिकल्स को राहत 26% भारत के लिए जाहिर है हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सवाल यहां पड़ोसी दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पहले से ही आप समझिए कि दिवालिया होने के कगार पर हैं, या पाकिस्तान के लिए तो स्थिति है कि वो एक एक डॉलर की भीख मांग रहे हैं। वहां टैरिफ का असर कितना पड़ सकता है, खासतौर पर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ सकता है? नमस्कार सुमित और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, भारत इसमें आपदा, जो विश्व के ऊपर तो एक किस्म की आपदा आ गई है, उसमें भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर खड़ा हुआ है। और ये अवसर दो तरीके से, एक तो पिछले करीब 1.5-2 महीने से हमारे दो माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय श्री पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर और माननीय श्री एस जयशंकर जी जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के आइटम बाय आइटम, सेक्टर बाय सेक्टर बातचीत करी है। और एक बीटीए, जिसको हम बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल जिस पे काम चल रहा है, जो कि आगे जाके एफटीए बन सकता है, उस पे काफी हद तक भारत ने जहां तक हो सकता है एडजस्ट करने की कोशिश करी है। इसी वजह से आपने ध्यान दिया होगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने रोज गार्डन से जब भाषण दिया, उन्होंने कहा, जब भी वो कोई भारत के लिए ऐसी बात कहते हैं कि भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है, पहले जोड़ देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर भारत टैरिफ बहुत लगाता है। ये दो बातें तो लोगों को ये थोड़ी परस्पर विरोधी लगती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि दोस्ती व्यक्तिगत है, पर भारत का टैरिफ लगाना एक पॉलिसी मैटर है और अमेरिका को फर्स्ट रखना उनकी जिम्मेवारी है, ये वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब भारत को एक तो जो इतने दिन से डायलॉग चला है, अमेरिका के यूएस डेप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच भी भारत आए थे 26 से 29 मार्च को, और काफी विस्तृत बातचीत इस बारे में हुई है। एक तो वो घटने से हमें फायदा मिलेगा। आपने देखा, उन्होंने कहा कि भारत 52% लगाता, हालांकि मैं उस 52% से सहमत नहीं हूं। हम 26 लगा रहे हैं, हम उन पे आधे लगा रहे हैं, ये उन्होंने एक प्रकार से राहत भारत को दे दी। पर दूसरी और जरूरी बात यह है कि अगर बाकी देशों से सामान अमेरिका महंगा लेने लगेगा इन टैरिफ्स के लगने के बाद, जैसा कि आपने बांग्लादेश की बात करी, आपने कंबोडिया की बात करी, वियतनाम, पाकिस्तान की बात करी, और खासकर मैं अभी बांग्लादेश पाकिस्तान पर जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा, तो भारत उस सप्लाई चेन में आने वाली डिसरप्शन को भर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले चाइना ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को कि आप वर्ल्ड इकोनॉमी को रिसेशन में ले जाएंगे, आप सप्लाई चेन डिसरप्ट कर देंगे, और ये जो डिसरप्शन होगी, भारत इसका गैप बढ़ सकता है, क्योंकि भारत की ये जो डायलॉग हुआ है, प्लस जो भारत का रेट कम लगा है, इससे अमेरिका को वो सामान सस्ता मिलेगा बाकी देशों के मुकाबले। अब बात आती है पाकिस्तान बांग्लादेश की। पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए तो जले पे नमक छिड़कना हो गया है, क्योंकि पहले ही वहां पर बदहाली थी। बांग्लादेश की इकोनॉमी तो चलती ही टेक्सटाइल्स पे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप विदेश में जाएं, कोई कपड़ा उठाएं, उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो इसका मुझे लग रहा है पाकिस्तान का कोई भी आर्थिक पैमाना सही नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स वहां पर है नहीं, इन्फ्लेशन उसकी बुरी हालत है, करेंसी की बुरी हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजली, पानी, हर प्रकार की आर्थिक समस्या जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलती है, और वही अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है। तो वहां तो पहले से ही बहुत बदहाली है। पर एक छोटी सी टिप्पणी सुमित, आपकी इजाजत से मैं अमेरिका पर भी करना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका क्या इतने महंगे सामान को लेने के लिए तैयार है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप, जो इससे महंगाई आएगी, और मैं कुछ सेक्टर्स का नाम लेता हूं, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए, सी फूड हो गया, उसके अलावा आप लीजिए अपैरल्स हो गए, क्या ये सारा सामान अमेरिका में जब महंगा पहुंचेगा, बड़ी मुश्किल से सुमित अमेरिका ने इस महंगाई पर थोड़ा बहुत काबू पाया था। अभी भी वहां के रेट 4.25-4.5% है। अगर हम फेड रेट्स की बात करें, पूरी तरह से जेरोम पावल जो वहां के चेयरमैन है, उनके हिसाब से ये काबू में नहीं आई है जी। क्या अमेरिका फिर से उस महंगाई को देखने के लिए तैयार है? क्योंकि ये वैश्विक मंदी, मुझे लग रहा है हमें ज्यादा डर टैरिफ से नहीं है, हमें ज्यादा डर है कि अगर इस कदम की वजह से वैश्विक मंदी आती है और एक फुल फ्लेज ट्रेड वॉर छिड़ जाता है, तो इससे जो दुनिया में मंदी आएगी उसका असर वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक संसार, एक परिवार की तरह है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी टांग में दर्द हो और आप अच्छा फील कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो वैश्विक मंदी भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इसमें तो भारत को फायदा होने वाला है, आप कुछ हफ्ते में देखिएगा। और एक और चीज जो मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब जाने जाते हैं अपने डिसीजंस को वापस लेने के लिए भी, पलटने के लिए भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। मुझे लगता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे जब इनका असर होगा इन टैरिफ्स का, तो वो हिचकिचाएंगे नहीं इसको वापस लेने में। आपको जल्द इसमें अमेरिका के एंगल से जरूर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप डॉक्टर धीरज कौल इसका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये समझना चाह रहा हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यूनुस और शहबाज क्या करेंगे? दीपक वोहरा साहब,
अनम्यूट पे हैं सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं, आवाज अभी नहीं आ रही है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं सर, दोबारा आपके पास आता हूं। रवि सिंह जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास अब स्थिति क्या है? देखिए, वैसे तो शरद जी ने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया कि भारत की सिचुएशन कहाँ पर है। और जहाँ तक बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि भारत का जो ट्रेड है वो लगभग 129 बिलियन डॉलर का है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से शायद बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो उसके बराबर के पास पहुंच जाती है, और पाकिस्तान का तो फिलहाल क्या ही कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका साफ साफ बेनिफिट जो है वो भारत को यहाँ पर मिलेगा। और चूंकि आपने इंडस्ट्री की बात की थी तो मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दे दूँ। आपने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि फार्मा सेक्टर में लगभग 12 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार होता है हमारा, और वो टैरिफ फ्री है। लेकिन इस साल जो उम्मीद है वो 13.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक और इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो करीब 14.5-15 बिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर वैरायटी देखी जाए तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर ज़्यादा है, और भारत को फंडिंग की कमी नहीं है। और इसका कंपैरिजन स्टॉक मार्केट से आप सिंपल वे में कर सकते हैं कि यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप भी ये कहेंगे कि आपको भारत पे निवेश करने में फ़ायदा है या फिर किसी और यूरोप की कंट्रीज़ में, और वहाँ पर कहा जाए तो पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारत की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, और इसीलिए शायद जो आपने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में कहा कि बार बार वो दोस्ती की दुहाई देते हुए कहते हैं कि भारत पॉजिटिवली मुस्कुरा कर कि टैरिफ लगाता है, लेकिन ये भी है कि भारत के बिना यूएस का चल भी नहीं सकता, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, देखिए भारत इस समय पूरी तरह से सक्षम है, विदेशी इंडस्ट्रीज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टेट वाइज अगर आप देखें जिस हिसाब से डेवलपमेंट देखने को मिला, वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में उतना देखने को मिल रहा है कि कंपनियां यहां अट्रैक्ट कर रही हैं और वो उतनी सप्लाई दे सकती हैं जो यूएस ही नहीं सिर्फ यूरोज पूरे यूरोप को अगर देखें तो वहां पर दे सकते हैं। तो उसके कंपैरिजन में भारत के साथ में अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को जोड़ करके भी कंपैरिजन जोड़कर हम नहीं देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल भी देखें तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति में, कुमारदीप बनर्जी साहब हैंड रेज कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पहले से ही दिवालिया घोषित होने के कगार पर है और अब आईएमएफ से कर्ज मांग रहा है, चीन के भरोसे है पाकिस्तान, बांग्लादेश अब मोहम्मद यूनुस जब से आए तब से वो पाकिस्तान से और चीन से गलबैया कर रहे हैं। बांग्लादेश का तो बहुत अच्छा चल रहा था, बल्कि ग्रोथ रेट बढ़िया हो गया था, लेकिन भारत से जब से उसने दुश्मनी मोल ली है तब से और गर्त में जा रहा है। अब ये टैरिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान का भविष्य किस ओर देख रहे हैं आप, कुमारदीप बनर्जी? मैं रवि सिंह जो कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और हमारे पहले प्रवक्ता भी जो कह रहे थे, देखिए यहाँ पर मुद्दा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंडिया का जो फोन्स जो अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो इंडिया अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, उस मार्केट की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर 40 वहां पर वियतनाम है, वहां पर थाईलैंड है, वहां पर और सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, मैक्सिको है, कनाडा है, जिसके साथ तुलना करने की जरूरत है, यूरोपियन यूनियन के साथ तुलना करने की जरूरत है। अभी यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आप भूल जाइए। और दूसरी बात है, यहां दो तरह के टैक्सेस लगे हैं या टैरिफ्स लगे हैं, एक है 10% की, दूसरी है 26% की। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा देश बीटीए में आता है, कौन सा देश एमएफएन यानी म्यूचुअली फेवर्ड नेशन की स्टेटस में आता है, कौन सा देश के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, ये अगले 6-7 महीनों में डिसाइड किया जाएगा। भारत के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या होगा ये देखना पड़ेगा। विस्की के लिए अच्छा है, मतलब शराब अगर देश में आए और अगर मोटरसाइकिल देश में आए, उसके एवज में जहां पर वो झींगे मछली जिसको कहते हैं वो अगर भेजा जा सके कि नहीं, सेब भेजे जा सके कि नहीं, भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब भेजे जा सके कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब आंकड़ों के लिए विश्लेषण की जरूरत है, ये इतना आसान नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि कैसे इसका आगे जाकर
ये कैसे निष्कासित होता है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आज भारत में अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि 26,000 तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के लिए के एवज में भारत ने पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए एक स्कीम निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, जिसके तहत कि पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, जिसकी की बहुत दिनों से इंडस्ट्री में डिमांड थी। लेकिन अब अगर इस तरीके से अगर कोई भी टैरिफ आता है, कितना टैरिफ आएगा वो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं विशेषज्ञ हूं, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा कि कितना टैरिफ आता है। उस टैरिफ के हिसाब से क्या कंपनियां यहां पर अपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या जो आपके ये जो घड़ियां हैं या जो आप ये कैमरा हैं उनके मॉड्यूल्स को क्या ये शिफ्ट कर पाएंगे, इसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है इसका इम्पैक्ट। और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बहुत अलग जगह पर है। बांग्लादेश खाली कॉटन एक्सपोर्ट करता है। नहीं, फिर भी लेकिन पाकिस्तान भी असर तो बड़ा होगा। और मैं भारत के नजरिए से तो इस पर कई बार डिबेट कर चुका हूं। 2% है। हाँ, लेकिन भारत के नजरिए से 2% है एक्सपोर्ट का। सर, लेकिन भारत के नजरिए से हम तमाम अर्थशास्त्री जो हैं, तमाम एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक अवसर है, आपदा में अवसर है। तो हमें लगा कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की थोड़ी चिंता कर ली जाए। दीपक, बांग्लादेश क्यों, वियतनाम है, थाईलैंड है। हाँ, नहीं, हमारे दो फिलीपींस है सर। इसमें को छोड़िए, श्रीलंका भी तो है। नहीं सर, आप सर कुमारदीप जी, आप सर मार्केट एक्सपर्ट हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की चिंता करने के पीछे की वजह मुझे लगता है दीपक वोहरा साहब ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों मोहम्मद यूनुस और शहबाज की चिंता हो रही है। दीपक वोहरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप को बोला कोई अच्छा वर्जन स्काइप भेज दे हमको, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। अब देखिए सर, आपके पास इतने सारे विशेषज्ञ बैठे, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आपसे सीखता हूँ। पहली चीज मुझे बताएं सर, एक सवाल है इन सबसे जो यहाँ बैठे हैं, क्या नाइजीरिया का राष्ट्रपति या भूटान का नरेश या चिली का राष्ट्रपति दुनिया को इस तरह हिला सकता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया? नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है, भले ही 15% उसका कंट्रीब्यूशन हो वर्ल्ड ट्रेड में, वो बेमिसाल है, वो दुनिया को हिला सकता। प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज। उसको जितनी मर्जी गाली दो ट्रंप को, ये है वो है, ऐसा करता है वैसा करता है, उसका मुकाबला, उससे टक्कर कोई नहीं दे सकता। सेकेंड, वो भारत, हम 0 टैरिफ कर देते हैं सर, सब कुछ भेजो अमेरिका से, लेकिन अल्टीमेटली भारत एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हमारे लोग वही खरीदेंगे अगर उसकी कीमत सही है, क्वालिटी सही है। क्वालिटी नो इशू, अमेरिका से जो सामान आ रहा है, कीमत उसकी बहुत ज्यादा। और अब आप समझ रहे हैं सर कि भारत में एक व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। कुछ साल पहले उसने आत्मनिर्भर भारत की क्यों बात की? इसीलिए बात की थी कि अगर ऐसी चीजें हो, ग्लोबल शॉक्स आए जो पहले भी आए थे, हमें उससे इंसुलेट होना चाहिए। तो हमारे विशेषज्ञ बहुत सी बातें करेंगे, इतना परसेंट जो मुझे समझ नहीं आता, भले ही मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ और 52 साल से 74 साल की मेरी, 55 साल से मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, 74 साल की मेरी हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग जो मुझे सिखाया गया था, प्राइस अगर सही है आप खरीदेंगे, सही है आप खरीदेंगे। सो इंडियन प्रोडक्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ कम्पीट नहीं कर सकते। फाइनली इस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई मैन्युफैक्चरिंग, बहुत जल्दी आएगा, अब देखेंगे दुनिया पर छा, बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग बहुत नीचे। बिल्कुल। और यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर कोई शब्द, कुछ दो टुक शब्द कहेंगे आप? यूनुस और शहबाज की दोस्ती रंग लाएगी? मैंने नाम सुना था इन दोनों देशों का, आजकल क्या हाल है उनका आप बताइए। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी साहब जुड़ गए हैं, बांग्लादेश से पत्रकार हैं। शोएब चौधरी साहब ज्यादा बेहतर हाल बता सकते हैं। भाई, मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, शोएब चौधरी साहब, कुछ मिला उन्हें वहां से? और पाकिस्तान से गलबहियां आप करेंगे तो पाकिस्तान तो खुद ही बर्बाद और बर्बाद होगा। और यहाँ बांग्लादेश में जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है, भारत के साथ मिलकर चल रहे थे तो ठीक ठाक हो रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। अब कम से कम अकल आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। देखिए, अभी बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लग गई और हमारे जो गारमेंट्स
में जो इसका असर है कि पहले तो हमारे टैरिफ थे 15%, अभी 37 to 22% ज्यादा हो गई। हमारे गारमेंट्स प्रोडक्शन की प्रॉफिट मार्जिन थे 18%, 18%, अभी 22% ज्यादा टैरिफ। सो हमारे ये जो जोकर है, क्लाउन है, यूनुस बांग्लादेश में, इसके एक एडवाइजर ने कहा चलो हम कॉटन अमेरिका से खरीदेंगे तो अवॉइड दी टैरिफ। ये और एक जोकर है, क्लाउन है, जेलेंस्की की तरह। भाई बांग्लादेश के गारमेंट्स की सस्टेन हुआ और प्रॉस्पेरिटी हुआ बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इट वाज चीपर। और आप पूछ रहे कि चाइना में जाके क्या मिला। देखिए, बांग्लादेश तो एक प्रोस्परिंग कंट्री थे और जब से पाकिस्तान से हाथ मिलाए तो भिखारी बने। पाकिस्तान तो पहले से ही भिखारी है। मैंने आपको बहुत दफा कहा पहले कि एक भिखारी वो कटोरे भी नहीं है भीख मांगने की। अभी बांग्लादेश के हाथ में भी एक कटोरी भी देगा भीख मांगने की, वो भी है नहीं पाकिस्तान के पास। सो दोनों भाई, ये साबिर शरीफ और मियाँ यूनुस, दोनों गए भीख मांगने के लिए चाइना पहले पाकिस्तान भी गए। देखिए, चाइना का जो पाकिस्तान का जो भीख मांगने के जो मोडस ऑपरेंडी है, अरब कंट्री में जाते थे, चाइना जाते थे, अभी सेम मोडस ऑपरेंडी यूनुस इज फॉलोइंग। सो भाई दो भिखारी बैठ के, वो जो मस्जिद के सामने बैठेगा किसी दिन बाद और कहेगा अल्लाह के नाम के, भगवान के नाम है कि देखे जाओ, इसके सिवा और कोई चारा है नहीं। और यूनुस बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश को तबाह कर दिया। और उसके साथ आज सुबह सुबह जो खुशखबरी मिला कि अमेरिका ने टैरिफ इंक्रीज कर दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहता रहा कि यूनुस के ऊपर टैरिफ, प्यूनिटिव टैरिफ आएगा। देखिए, भारत के ऊपर 26% टैरिफ है, बांग्लादेश के ऊपर 37%। और मैं और भी एक बात कहता हूँ कि बांग्लादेश में ये जो हिंदुओं की नरसंहार चल रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है, पत्रकार को कह रहे हैं खूनी, मर्डरर, जेल में डाल रहे हैं। सो यूनुस के ऊपर बहुत ही जल्द ग्लोबल मैग्नेट्सकी एक्ट में सैंक्शंस आने वाला है। नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है। नोबेल प्राइज विनर है नहीं भाई, ये भी कहिए कि नोबेल प्राइज किसी ने भीख में दे दी, और वो भी ही इज अ हाफ नोबेल विनर। वो तो ग्रामीण बैंक को मिला मेन नोबेल, उसको को रेसिपिएंट। मगर भाई नोबेल रेसिपिएंट बहुत थे दुनिया में, ये जो सम्मान इस पैनल जीतने हैं सब जानते हैं। सो नोबेल प्राइज मिलने से तो कोई फरिश्ता नहीं बनता है। नहीं, लेकिन बिल्कुल शोएब चौधरी साहब, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, लेकिन ये भारत हमेशा से कहता रहा है, हमारे रक्षा मंत्री तो पाकिस्तान को भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई आतंक का रास्ता छोड़ दो, जितनी भीख मांगने जाते हो इधर उधर, हम उतनी उससे ज़्यादा मदद कर देंगे। और बांग्लादेश के साथ भी हम तो चाहते हैं पड़ोसी आगे बढ़े, हमारे साथ मिलकर काम करे, लेकिन दिक्कत यहीं पर है, ये चंद कट्टरपंथी जो हैं वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो बैठे हुए हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे भारत को बर्बाद करने के चक्कर में। भारत तो बर्बाद होने से रहा, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे और वही बर्बादी के कगार पर है। लेकिन डॉक्टर धीरज कौल साहब, अमेरिका के एंगल से ज़रूर आपका जवाब हमने कई बार सुना, जो डॉक्टर शरद कोहली हैं उनके सवाल का जवाब आप दें, लेकिन क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए कभी बहुत ज़रूरी भी हुआ करता था या मजबूरी भी हुआ करता था, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अब ये रह गया कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, अब कुछ लेना देना है नहीं अब? देखिए, नमस्कार। पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट माना जाता है बाय ट्रंप प्रशासन, ये तो हम पहले से जानते हैं। और बांग्लादेश को उन्होंने इंडिया के लिए बोल दिया था आप मैनेज कर लीजिए। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, ट्रंप वाज नॉट प्रो इट एंड वी ऑल नो अबाउट इट। और सेंट मार्टिन के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर अब बहुत एक्टिवली देखा जा रहा है कि कैसे उसको लिया जाए या वहाँ पे बेस का काम किया जाए। तो ये तो बहुत ही इरेलीवेंट कंट्रीज हैं एज ऑफ दिस टाइम। ये वर्ल्ड में इस टाइम वर्ल्ड का, आई वुड से इन आवर लाइफ टाइम्स, कोविड के इक्वलेंट डिसरप्टिव टाइम है अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो। अगर मैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मार्केट्स इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं। और आज सुबह अभी यहाँ पे बज रहे हैं 7:51, 9:30 9-ish मार्केट्स खुलेंगी। ऑलरेडी बिग कंपनीज, मैं $1 ट्रिलियन कंपनीज की बात करूं तो 4 से 5% से 6%, आप एप्पल को उठाइए 7.5% ड्रॉप हो चुका है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर हम बात कर रहे हैं। मेटा 4.69, फार्मा की कंपनीज, बोइंग, हर कोई कहीं 4%, कहीं 6% प्री मार्केट ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ्स आए हैं इससे शॉक वेव्स तो ग्लोबली आई हैं। देखिए, ट्रंप, मैं आपके ही शो पे बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि ये सब जो टैरिफ्स हैं ये कंट्री स्पेसिफिक थोड़ी एडजस्टमेंट, थोड़ी लीनियंसीज मिलेंगी
और सेक्टर स्पेसिफिक की डिटेल में जाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। भारत इस सारे टैरिफ के मामले के अंदर आई थिंक वुड कम आउट एज लीस्ट इफेक्टेड, एंड इवेंचुअली जिस फील्ड में मैं कनेक्टेड हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल, मशीन लर्निंग, ये फील्ड के अंदर अमेरिका की नेसेसिटी इंडिया है, इसके कहीं कोई दो राहें नहीं है। वर्ल्ड के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूं, बाय नेक्स्ट 4 years we have expected a CAGR growth return of 7.6 to 15% in AI/ML, और हर जगह ये यूटिलाइज होगा। और अभी एम्बेसडर वोरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की, जो प्रोडक्शन जॉब्स अमेरिका में बात की जा रही है वो 30-40 हज़ार डॉलर की बात नहीं हो रही, उसके लिए यहाँ पे कोई काम ही नहीं करेगा। उन टाइप की जॉब्स के लिए एक स्पेशल वीजा प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, जो अमेरिका की नेसेसिटी है और करना ही पड़ेगा। नंबर 2, जो बिग क्वालिटी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, एक मीडियम एवरेज इनकम $64,000 के करीब है हाउस होल्ड इनकम, अगर 2 लोग काम करते हैं 1,20,000, वो लोग भी आज टोयोटा करोला नहीं अफोर्ड कर सकते, 18-18 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे हैं। अमेरिका में अपने बहुत बड़े इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू है लीकेज को क्लोज करना, जिसके लिए डोज को क्रिएट किया गया। आप जान के हैरान होंगे कि स्मॉल मीडियम बिजनेस के लोन 9 साल की बच्ची को मिल रहा है, 112 साल के आदमी को मिल रहा है। ये ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। आप जान के हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो 15 साल पहले मर चुके हैं, उनके नाम पे $2,500 के सोशल सिक्योरिटी चेक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे जो मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स आए, उनको होटल्स में 3 to 4 स्टार होटल्स में न्यूयॉर्क में ठहराया गया। आपको क्या लगता है, ब्रॉन्क्स जैसी जगह, मैं वहां पे ट्रेंड हूं, जहां पे हार्डकोर डेमोक्रेट्स हैं, वो लोग पीपल ऑफ कलर्ड, वो लोग क्यों देंगे रिपब्लिकन? क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि 30-30 साल मेहनत करके भी अमेरिकन ड्रीम नहीं पहुंचा जा रहा, और हम लोग ऐसी चीजों पे पैसा खर्च रहे हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन वॉर। बहुत बड़ा रिजेंटमेंट था। ये ट्रंप ने कोई हवा से एजेंडाज नहीं क्रिएट किए, ये एजेंडाज अमेरिकन कोर वोटर्स के हैं और स्विंग वोटर, जहां मैं बैठा हूं पेंसिल्वेनिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नंबर 2, आपने शायद उनकी कल की स्पीच सुनी, ये जून से इस पे के बात कर रहे हैं नेफ्टा की वजह से अमेरिका के ऊपर अगर आप देखिए तो अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर $1.2 ट्रिलियन का था, नॉन सस्टेनेबल। आज की बात करें तो 90,000 जॉब्स हम लूज कर चुके हैं नेफ्टा की वजह से। ट्रेड डेफिसिट $19 ट्रिलियन का विद टी आया है हमें। आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शरद कोहली साहब का जो सवाल था, क्या उस सवाल का जवाब आपकी बातों में शरद कोहली साहब आप ढूंढ पा रहे हैं? सवाल डॉक्टर धीरज बहुत अच्छी तरह मैं उनसे जानता हूं, दीपक वोरा जी भी और रवि भी अभी थे। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं कि ट्रंप साहब की अगर आपने अनाउंसमेंट सुनी डॉक्टर धीरज, तो उन्होंने कल बोला कि आप यहां अगर टैरिफ से बचना चाहते हैं आप यहां के प्रोडक्शन करिए, और बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट ये बात करेगा, आप यहां के प्रोडक्शन करिए। हम भी इंडिया में भी यही कहते हैं। पर मेरी एक एनालिसिस कहती है डॉक्टर धीरज, इस पर आप जवाब दीजिएगा। मैं ना तो ट्रंप साहब के खिलाफ हूं ना रिपब्लिकन्स के खिलाफ हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को आपके सामने रख रहा हूं कि $1,17,951 प्रति एकड़ एवरेज अमेरिका में जमीन अवेलेबल है। फैक्ट्री लैंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा। $7.25 पर आवर से लेके $17.5 पर आवर लेबर रेट है। आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैंने औसतन लगाया तो मैं हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट करूं तो 1.5 लाख से 3-4 लाख रुपए प्रति माह का आपको, आपने भी अभी जो डेट्स बताई है उससे करीब करीब मैच करते हैं, बल्कि उससे थोड़े कम है। मैं लेबर रेट बता रहा हूं। क्या ऐसे में दुनिया का कोई भी निवेशक अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, लैंड, कैपिटल भी अभी 4-4.5% है। जेरोम पावल साहब अभी कम करने को तैयार नहीं है रेपो रेट। तो कैपिटल महंगा है, लेबर महंगी है, लैंड महंगा है, और अब तो रॉ मटेरियल भी महंगा होने वाला है। क्या ऐसे में अमेरिका में फैक्ट्री लगाना और अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चर करना, क्या वहां पर फीजिबल है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। छोटा सा जवाब मुझे, अभी चूंकि राज्यसभा जाने का मुझे कमांड मिल रहा है, राज्यसभा में चूंकि आज वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा भी हो रही है तो वहां भी जाना है। अब छोटा सा जवाब सर, 60 सेकंड दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही कोहली साहब ने बात बोली है। देखिए रिपब्लिकन पार्टी के एजेंडा में एज इन पेंसिल्वेनिया जहां मैं बैठा हूं 25 से 30% सब्सिडी मिलेगी लैंड ओनरशिप के ऊपर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं लेबर कॉस्ट की, उसको इंप्रूव करने की $12 प्रति घंटा
इंप्रूव करने की टू अराउंड $22 के एक तरीके का सजेशन है। नंबर 3, जो स्किल्ड वर्कर, आप ऑटो की बात करें, वो $12 में नहीं मिलते, वो $40 में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब्सिडी पिच इन करना पड़ेगा और हम अपनी सप्लाई चेन्स को लूज कर चुके हैं। सब्सिडी के साथ साथ सर इमिग्रेशन पॉलिसी को भी थोड़ा लूज करना पड़ेगा, उसको वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। और एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा, मैं बायोटेक एनालिस्ट, आई एम एन एनालिस्ट फॉर बायोटेक सेक्टर आल्सो। जो यहाँ की मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी की चीजें हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की, फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया के साथ जेनरिक मेडिसिन का $10 बिलियन का ट्रेड है। हम लोग जेनरिक पे उतना फोकस नहीं करेंगे। आप देखेंगे बेसिक्स एंटीबायोटिक्स उसे राहत दी गई है, एडवांस्ड कैंसर जो एक पिल $5000 की आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लगनी चाहिए, यूरोप में नहीं। इसके अंदर तकरीबन $1,20,000 की एवरेज ठीक है। मुझे लगता है कि इन चीजों पर अब एक लंबा रोड मैप होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने भी एग्री किया कि सब्सिडी या कुछ राहत पैकेज अमेरिकी नागरिकों को देना होगा, और साथ ही साथ इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ी देखना होगा, कैसे आप बाहर से माइंड ला सकते हैं, बाहर से आप लेबर ला सकते हैं, तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर लग सकती है। अभी बहुत इसमें विश्लेषण हो सकते हैं, बहुत आकलन हो सकते हैं, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन फिलहाल मुझे यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।